में कोलाइड पढ़ा दिए हैं, विलयन पढ़ा दिए हैं, ठीक है, निलंबन पढ़ा दिए हैं। हम लोग जानेंगे टाइंडल इफेक्ट बता दिए थे उस टाइम। और इसमें हम लोग जानेंगे कि देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, लेकिन दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। और आगे चलेंगे हम लोग। देखिए ये कोलाइड्स के कुछ उदाहरण हैं। इसमें पूछेगा कि ये प्रकार किस प्रकार का है। जैसे पूछेगा कोहरा, बादल, कुहासा, ये किसका प्रकार है, तो एरोसोल। ये दोनों नहीं पूछता है, ये पूछेगा। जैसे कहेगा धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, ये किसका उदाहरण है, एरोसोल का। शेविंग क्रीम, ये सारा फोम का उदाहरण है। कहेगा दूध, फेस क्रीम, इस किसका उदाहरण है, इमल्सन का। मैग्नेशिया मिल्क, कीचड़, ये सब सोल का उदाहरण है। फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस, जो दबाने पर दबे उस फोम, सारा ये फोम का उदाहरण है, ठीक है। जैसे जेल, जेली, पनीर, मक्खन, ये सारा जेल का उदाहरण। रेलवे भर भर के पूछता है ये सारा क्वेश्चन। जैसे रंगीन पत्थर, दूधिया कांच, ये पूछा था। रंगीन पत्थर टेक्नीशियन में पूछा था। रंगीन पत्थर, दूधिया कांच, ये किसका उदाहरण है, ठोस सोल का उदाहरण है, ठीक है। इसी प्रकार आगे चलेंगे। अब हम लोग जानेंगे अब देखेंगे हम लोग आगे। अब हम लोग देखेंगे तत्व के बारे में। अब हम लोग जानेंगे, ठीक है, तत्व। तो तत्व का जो बात है, तत्व का नाम, तत्व शब्द का पहला प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया था, ठीक है, लेकिन परिभाषित दूसरे कोई ने किया था। कहेगा कि शब्द का, तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो रॉबर्ट बॉयल ने, लेकिन परिभाषित दूसरे कोई ने किया था, ठीक है। उनका नाम है एंटोनी लॉरेंट लवाजिए ने परिभाषित किया था, ठीक है। तत्व शब्द का प्रयोग 61 में हुआ था, 1661 में, ठीक है। और परिभाषा दिया था 1743 से 94 में, ठीक है। तो तत्व में बहुत सारा धातु और अधातु के बीच अंतर बताया गया। ये धातु है, ये अधातु है। और मेनली याद रखना है कि धातु और अधातु के बीच अंतर स्पष्ट कराया था लभवाजे नामक वैज्ञानिक ने। लभवाजे नामक वैज्ञानिक ने धातु और अधातु के बारे में बताया था। अब हम लोग जानेंगे आखिर धातु क्या होता है। धातु का मतलब जो करंट का सप्लायर है वो धातु है, ठीक है। अधातु करंट का सप्लायर नहीं है, मतलब सुचालक नहीं है, कुचालक है अधातु करंट का, ठीक है। और उप धातु होते हैं, उप धातु की कुल संख्या 7 होती है। वो करंट का भी काम करेगा, मतलब धातु का भी काम करेगा और अधातु का भी काम करेगा। वैसे धातु को उप धातु बोलते हैं। जैसे आर्सेनिक हो गया, और सारा हो गया, सिलिकॉन हो गया। चलिए, और धातुएं चमकीली होती है, आघात वर्धनीय और तन्य होती है, जिसे पीट पीट कर
चादर को लमराया जा सकता है। आघात वर्धनीय का मतलब यही होता है, पीटना। देखिए यहाँ पर साफ भाषा में लिखा गया कि ये आघात वर्धनीय होती है, इनको पीट कर महीन चादर में ढाला जा सकता है। ठीक है। और जहां तक रही बात इसको पहचानने की, कौन सा धातु है कौन सा अधातु है, तो पहले आपको वैलेंसी मालूम होना चाहिए, संयोजकता। संयोजकता आपको मालूम होगा। तो संयोजकता किसे कहते हैं? जब किसी भी तत्व के, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचती है, 1 2 3 अगर बचे तो वो समझ जाइए कि धातु है। बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 से ज्यादा बच रहा है, 4 बच रहा है, 5 बच रहा है, 6 बच रहा है, 7 बच रहा है, ये सारा अधातु में चला जाएगा। जैसे कार्बन का होता है परमाणु संख्या 6, 2 और 4 करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा? बाहरी कक्षा में हो जाएगा ना, तो 4 हो जाएगा बाहरी कक्षा में। तो 3 तक ही हम बोले थे कि धातु है, तो अब मालूम चल गया ना कि 4 हो गया, तो ये समझ में आ गया कि ये अधातु है। ठीक है। वो ये जो बनता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2n² के फॉर्मूला पर बनता है। ठीक है। जैसे पहले n का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, माने प्रथम कक्षा में 2 होगा। ठीक है। वैसे ही दूसरी कक्षा में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में 2 से गुना करेंगे 8, तो वैसे ही आगे बढ़ते जाता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि पूछता है क्वेश्चन की प्राकृतिक तत्व कितने हैं। तो 92 प्राकृतिक तत्व है, जबकि शेष मानव निर्मित तत्व है। तो पूछेगा क्वेश्चन की प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है, तो 92। समझ में आ गया। चलिए, और इसमें क्वेश्चन है 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। ठीक है। 2 तत्व जो है पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। पारा और ब्रोमीन जो है लिक्विड फॉर्म में है। मेटल की बात कर रहे हैं। और नॉन मेटल में मेटल है पारा और ब्रोमीन नॉन मेटल है। ठीक है ना। और 2 ऐसे धातु का नाम बताने जा रहे हैं जिसे हथेली पर रखने पर उसका गलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। और द्रव अवस्था ले लेता है, गैलियम और सीजियम। ठीक है। गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31 और सीजियम का 55 होता है। आगे चलते हैं। यौगिक, हम बताए थे कि यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। मिश्रण में कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन यौगिक में सूत्र निकलता है। एक ही लाइन में आपको समझा दिए थे। ठीक है। जैसे H2O क्या है? यौगिक है। जैसे जल में चीनी का मिलना मिश्रण है, लेकिन जल क्या है? तो यौगिक है। ठीक है। फॉर्मूला आ गया तो समझ जाइए कि यौगिक, का फॉर्मूला सूत्र नहीं है तो समझ जाइए मिश्रण। एक लाइन में। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये एनसीईआरटी का लाइन यही उठा के डायरेक्ट आपके कॉपी पेस्ट कर देगा एग्जाम में। ठीक है। कहेगा कि क्या हाइड्रोजन गैस रंगहीन है? तो हाँ, रंगहीन है, गंधहीन है और ज्वलनशील है। ठीक है। हाइड्रोजन गैस रंगहीन है और गंधहीन है, लेकिन ज्वलनशील है। बात समझ में आ रहा है? माने इसका कोई गंध नहीं होता है और इसका कोई रंग नहीं होता है, लेकिन जलता है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, लेकिन पूछेगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था कि ये पूछा गया कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या रंगहीन गैस है? ऑप्शन में रहेगा रंगहीन, गंधहीन। ठीक है। तो उसमें से चुनना पड़ता है।
ये रेलवे में भर भर के पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे यह रंगहीन गैस है लेकिन इसका गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। ये जो लाइन है ना, सेम कॉपी पेस्ट होता है रेलवे के एग्जाम में, एकदम यहीं से कॉपी पेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही पढ़ो, एनसीईआरटी से ही सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। और कोई बुक पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, एनसीईआरटी का बुक आप जरूर पढ़िए, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से लिए जाते हैं, ठीक है। तो पूछेगा हाइड्रोजन सल्फाइड कैसी गैस है, तो रंगहीन गैस है, ठीक है। इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है, इसकी गंध जो है सड़े हुए अंडे जैसी है, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही पूछता है, इसको हमेशा भाई याद रखिएगा आप, इस चीज को हमेशा रिवीजन करते रहिएगा, दिमाग में रनिंग करते रहेगा। जब आएगा क्वेश्चन तब हमको जरूर आप याद कीजिएगा कि हाँ सर बताए थे आप। चलिए अब देखिए, इसमें देखिए अंतर स्पष्ट करना है, मिश्रण और यौगिक। मैंने बताया क्या था आप लोग को आसान भाषा में कि यौगिक में सूत्र होगा लेकिन मिश्रण में कोई फॉर्मूला नहीं होता। मिश्रण में जैसे मिट्टी में बालू मिला दिए, ठीक है, माने मिश्रण में कोई फॉर्मूला नहीं होता है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। मिलावट, मिश्रण मतलब मिलावट, आम भाषा में इसको हम बोले तो मिलावट। मिश्रण का मतलब क्या होगा, मिलावट, ठीक है। किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते, यही है मिश्रण। समझ में आया? मिल तो जाएंगे लेकिन इससे कोई नया यौगिक का निर्माण नहीं होगा, ये होता है मिश्रण। यहाँ साफ साफ एनसीईआरटी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और इसमें देखिए तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण कर देते हैं, जैसे जल। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। चलिए यौगिक, मिश्रण तो जान गए, अब यौगिक जानिए। कह रहा है कि तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसका मतलब क्या, जैसे एग्जाम्पल में हम आपको जल ले लेते हैं। जल में जल का फॉर्मूला होता है H2O। मतलब क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व है और ये मिलके साझा किया तो ये किसका निर्माण किया, जल का निर्माण किया। बात समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर किस चीज का निर्माण किया, जल का। आखिर H2O फॉर्मूला क्यों होता है, तो फॉर्मूला कैसे बनता है मैं एक क्लास उसके लिए अलग से ले लूंगा, बता दूंगा आपको फॉर्मूला कैसे बनता है। वैलेंसी निकालना पड़ता है फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। चलिए जैसे आपको हम समझा दे रहे हैं आम भाषा में कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है। तो हाइड्रोजन के सामने नीचे 1 रख दीजिए, ऑक्सीजन के सामने नीचे 2 रख दीजिए और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऑक्सीजन का 2 रखे हैं तो हाइड्रोजन के साथ जाके 2 चिपक जाएगा ना, तो H2 हो गया। और ऑक्सीजन का O रखे हैं, 1 लगा देंगे उसमें, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो O हो जाएगा, तो H2O हो जाएगा ना। ऐसे बनता है फॉर्मूला, समझे? चलिए तो पहले हम क्या बताए थे कि तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो रॉबर्ट बॉयल। लेकिन उसको परिभाषित किसने किया था, एंटोनी लॉरेंट लवाजिए ने। कब किया, 1743 ईस्वी में। और शब्द का प्रयोग कब हुआ, 61 में। कब 61, 1661, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए कह रहा है मिश्रण एक संगठनीय परिवर्तन होता है, ठीक है, लेकिन नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। मतलब संगठनीय परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, इसको आप ये उत्क्रमणीय परिवर्तन इसको भी बोल सकते हैं। इसमें आप इसको अलग छांट भी सकते हैं मिश्रण को। आप समझ में आ रहा है ना, इसीलिए तो मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। ये जो शब्द है ना, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको लैंग्वेज में उलझाया जाता है, ठीक है। तो लैंग्वेज आपको पकड़ना बहुत जरूरी है।
कहेगा कि संघटन परिवर्तनीय। सर तो आम भाषा में बताएं, अब ये संघटन परिवर्तनीय क्या होता है भाई, तो पढ़े ही नहीं है। ये सारा शब्द एग्जामिनर देता है बच्चों को फंसाने के लिए, उलझाने के लिए, ठीक है। और इसमें देखिए नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है, जैसे जल का निर्माण अस्थायी हुआ ना, ठीक है। देखिए मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्म को दर्शाता है कि हाँ हम बालू है, हम मिट्टी है, ये दिखाई देने लगता है, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है, नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का जो गुण धर्म होगा, ऑक्सीजन का जो गुण धर्म होगा, इस दोनों से जो मिलकर जल बनेगा, तो इस दोनों का जो गुण है ना अलग अलग, इस दोनों का गुण जल में नहीं दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? तो जल का जब जल बन गया ना, तो जल का गुण धर्म दिखेगा, न कि हाइड्रोजन का, न कि ऑक्सीजन का। बात समझ रहे हैं? इसे आपको फिर से समझा रहे हैं। देखिए जैसे जल बना, H हाइड्रोजन H2 होता है, H और O ऑक्सीजन मिलकर बनाया, पहले तो ये समझ गए। तो हाइड्रोजन का जो तत्व का जो गुण होगा, ऑक्सीजन के जो तत्व का जो गुण होगा, ये दोनों गुण जल में नहीं दिखेंगे, ओनली तत्व में दिखेंगे। यही तो यहाँ बोल रहा है, यही तो यहाँ कह रहा है कि नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ कर रहा है, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है। मैंने अभी शुरू में ही कुछ समय बताया था पहले कि हम इसको अलग भी कर सकते हैं, लेकिन घटकों यौगिक में आप देखिए, लेकिन घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। इसका मतलब कि इसको सुगमता से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही इसे अलग किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। मुझे तो लगता है कि मिश्रण और यौगिक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक की बात है। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखेंगे। तो समझ में आ गया। यहाँ पूरा पीरियोडिक टेबल बनाकर यहाँ बता दिया गया है। पीरियोड पदार्थ, इसमें ठोस, द्रव, गैस। हम बोले थे कि ये दाब और तापमान पर निर्भर करता है। इसमें देखिए शुद्ध पदार्थ और मिश्रण अलग अलग किया गया इसमें से। तो शुद्ध पदार्थ में क्या आ गया, तत्व और यौगिक, ठीक है। और मिश्रण में क्या आ गया, समांगी और भी समांगी। शुद्ध पदार्थ में तत्व के बारे में तो आपको समझा ही दिए हैं, यौगिक के बारे में समझा ही दिए हैं। यौगिक का मतलब क्या, इसमें सारा फॉर्मूला होगा, बात खत्म। समांगी मिश्रण में ये दो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना है। जल में एल्कोहल तो सबको ही जान रहा है, ठीक है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर यही डाल देता है। ये पूछेगा कैसा विलयन है, तो ये समांगी विलयन होता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा रहा है, रेलवे ने इसको लगभग 3 या 4 बार पूछ दिया है। यही से उठा के कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, ये कैसा विलयन है, तो ये समांगी विलयन है। बार बार आपको टेस्ट लगाइएगा तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब विषमांगी विलयन तो आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। चलिए ये चैप्टर खत्म हुआ। अब बताइएगा आपका क्लास कैसा रहा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल पर आए हैं, नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और कंटेंट भर भर के देंगे हम, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं। चलिए।